Okay, let's start with the example of grouping operation. Find the number of staff working in each branch and the sum of their salaries. Number of staff, what does it means? काउंट की बात हो रही है कि आपने स्टाफ को काउंट करना है वर्किंग इन ईच ब्रांच। अब ये जो ईच ब्रांच का लफ्ज आ गया है, इट मीन्स कि आपने हर ब्रांच के हवाले से बताना है कि उसमें कितने लोग काम करते हैं। तो ये हमें इंडिकेशन देगा कि यहाँ पर ग्रुपिंग इन्वॉल्व है। ग्रुपिंग के बगैर हमारा मसला हल नहीं होगा। मीन्स सम ऑफ सैलरीज, यहाँ पर सम का फंक्शन यूज करना है, सम ऑफ देयर सैलरीज। तो यहाँ पे हम किसका फंक्शन यूज करेंगे? सम का फंक्शन यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर आपका रीनेम ऑपरेशन यूज हुआ है और इसमें रीनेम ऑपरेशन में आर हमारा रिजल्टेंट ऑपरेशन आएगा। ब्रांच नंबर, मैं पहले एट्रीब्यूट को नाम दे रहा हूं माई काउंट, मेरा जो काउंट का फंक्शन अप्लाई होगा इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें आएगा माई काउंट के अंदर। और माई सम, सैलरीज का जो सम है जो मैं हर ब्रांच के लिए निकालूंगा उसको मैं माई सम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आगे आप देखें तो पहली फील्ड जो आपको नजर आ रही है वो क्या है? यहाँ पे ब्रांच नंबर की। और ये आपको नजर आ रहा है कि जो एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, एग्रीगेट फंक्शन से पहले हम ग्रुपिंग एट्रीब्यूट की बात करते थे, तो अब ग्रुपिंग किसके ऊपर कर रहे हैं? ब्रांच नंबर के ऊपर कर रहे हैं। फिर हर जो ग्रुपिंग है हर ब्रांच नंबर के लिए वो काउंट करेगा। ठीक है, स्टाफ नंबर को, ठीक है यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, तो स्टाफ नंबर को उसने काउंट कर दिया कितना स्टाफ है उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। इसी तरह सब स्टाफ की सम ऑफ सैलरीज निकाल देगा। एंड पैरेंथेसिस इज फाइनली पैरेंथेसिस के अंदर हम वो रिलेशन देते हैं जिसके ऊपर हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो आई होप सो कि अब आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। लेट्स लुक एट द रिजल्ट नाउ। यहाँ पर आपको तीन एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं और वो तीन एट्रीब्यूट्स कौन से थे? ब्रांच नंबर, माई काउंट एंड माई सम। और ये तीनों एट्रीब्यूट्स हमने रीनेमिंग में हमने इनके नेम्स दिए थे। ब्रांच B003 में तीन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी का सम कितना है? 54,000 बनता है। इसी तरह बाकी ये दो ब्रांचेस हैं B005, उसमें दो एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी का सम 39,000 बनता है। थर्ड B007 है, उसमें एक ही एम्प्लॉय है और उसका सैलरी क्या है? उसका सम 9,000 बनता है। अब इसके साथ हमारे रिलेशनल अलजेब्रा का जो पोर्शन है दैट इज फिनिश। अब हम मूव करेंगे रिलेशनल कैलकुलस की तरफ। रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। उसमें हम जस्ट बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, ना कि हम ये बताते हैं कि हाउ टू रिट्रीव इट। रिलेशनल अलजेब्रा बड़ी डिटेल से हमने कवर किया। रिलेशनल कैलकुलस को भी मैं टच करूंगा लेकिन आई वुड गो थ्रू इट वेरी क्विकली। मैं जस्ट आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और इसकी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स में आता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस सिस्टम 1 का पहला इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स। रिलेशनल कैलकुलस इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या इसको प्रेडिकेट कैलकुलस भी कहते हैं। Predicate is a first order logic and predicate is a truth valued function with arguments. For example, that is a member of staff. इस एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि someone is a member of staff, तो someone को हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं और एक ट्रूथ वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं। अब ट्रूथ वैल्यू फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इट माइट बी ट्रू और फॉल्स फॉर दैट वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू फंक्शन के अंदर जब हम कोई सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज फॉर द आर्गुमेंट्स
function yields an expression called a proposition which can be either true or false. means हमने ऊपर क्या लिया था, सपोज किया था x इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। तो अगर हम स्टाफ के टेबल में जाएं तो x को हमने यहाँ पे एज अ नेम जॉन वाइट ले लिया है। तो जॉन वाइट स्टाफ टेबल के अंदर प्रेजेंट था, ये नाम वहां पे मौजूद था, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे आपकी ट्रू हो चुकी है। सो इन दिस केस टपल विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। रिलेशनल कैलकुलस के अंदर जो नेक्स्ट चीज है दैट इज रेंज। If predicate contains a variable x is a member of staff, there must be a range for x set of all people. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि x की रेंज क्या होगी। रेंज से मुराद यहाँ डोमेन है, और डोमेन क्या होती है, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। अब आप सेकंड पॉइंट को देखें, हमने ऊपर बात की थी कि x इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। तो अगर हम x के अगेंस्ट जॉन वाइट नेम लेते हैं तो ये ट्रूथ वैल्यू फंक्शन यहाँ पे ट्रू हो जाता है, मींस आपकी प्रोपोजिशन यहाँ पे ट्रू है। लेकिन अगर x के अगेंस्ट हम नेम पीटर नॉर्टन लेते हैं जो कि स्टाफ टेबल में मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ट्रूथ वैल्यू फंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाता है, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। थर्ड पॉइंट जो है उसमें ये है, इफ p is a predicate then we can write the set of all x such that p is true for x। तो हम इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, x such that p of x, और इसको हम लोग करली ब्रेसेस के थ्रू यूज करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने कंपाउंड या कम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स लिखनी है तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते हैं, और लॉजिकल कनेक्टिव्स आपके एंड और एंड नॉट ऑपरेटर हैं टू फॉर्म कंपाउंड प्रेडिकेट्स। रिलेशनल कैलकुलस की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड सेकंड वन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। इन टपल रिलेशनल कैलकुलस we use variables that range over tuples in a relation, and in domain relational calculus we also use variables, but in this case the variables take their values from domains of attributes rather than tuples of relations। जो टपल रिलेशन कैलकुलस है वो पूरी की पूरी टपल के ऊपर बात करती है, जबकि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो है वो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात कर रही है, और फिर वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मैप होते हैं डोमेन के ऊपर। तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इसी तरह काम करती है। सो लेट मी एक्सप्लेन टपल रिलेशनल कैलकुलस। टपल रिलेशन कैलकुलस इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ टपल वेरिएबल्स। Tuple variable is a variable that ranges over a named relation variable whose only permitted values are tuples of the relation। सेकंड पॉइंट के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो टपल वेरिएबल है उसकी परमिटेड वैल्यू कौन सी होंगी, जो उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, उनमें से कोई टपल उसको असाइन हो सकती है। थर्ड पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किसी भी टपल वेरिएबल को आप रेंज असाइन करना चाहते हैं यूजिंग रिलेशन, तो उसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टाफ का रिलेशन है, स्टाफ ऑफ एस। लास्ट पॉइंट इज टू फाइंड सेट ऑफ ऑल टपल्स एस सच दैट पी ऑफ एस इज ट्रू। तो इसके लिए जो आप कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ये है, एस सच दैट पी ऑफ एस, और इसको आप करली ब्रेसेस के थ्रू यूज करेंगे यहाँ पे। लेट्स लुक एट द एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज टू फाइंड डिटेल्स ऑफ ऑल स्टाफ अर्निंग मोर देन 10,000 पाउंड। तो हमने कहा एस सच दैट स्टाफ ऑफ एस, कि एस जो है स्टाफ के ऊपर रेंज करता है, और इसकी जो वैल्यू आएगी
स्टाफ के टपल में से ही आएगी। एंड एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन 10,000, इसमें सिर्फ वो वाली ही टपल्स हमें मिलेंगी जो इस प्रेडिकेट को ट्रू होंगी, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पर हम ऑल स्टाफ की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने एस यूज किया है। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। इसमें लिखा गया है टू फाइंड अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सच एज सैलरी। तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हम देखें एस की जगह हम एस डॉट सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एस डॉट सैलरी यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। बाकी आप देखें, बाकी कंडीशन वही है। जब पर्टिकुलर आ जाए तो फिर आप इस तरह यूज करेंगे, और जब तमाम स्टाफ की बात की जाए तो इस तरह आप यूज करेंगे। आई होप सो कि अब एग्जांपल्स के थ्रू आपको टपल रिलेशनल कैलकुलस क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर क्वांटिफायर्स भी यूज हो सकते हैं। क्वांटिफायर्स हमें ये बताते हैं कि ये जो आपका प्रेडिकेट है ये कितनी इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रूथ वैल्यूड फंक्शन या स्टाफ के कितने इंस्टेंसेस के साथ अप्लाई होता है। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स आर देयर। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और इसको हम देयर एग्जिस्ट वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ऑल। नेक्स्ट आर बाउंड एंड फ्री वेरिएबल्स। तो इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जहां वेरिएबल्स के साथ क्वांटिफायर्स आ जाएं वो बाउंड वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जहां वेरिएबल्स के साथ क्वांटिफायर्स नहीं आएंगे वो फ्री वेरिएबल्स कहलाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फर्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया है कि किसी एक इंस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, किसी भी एक इंस्टेंस के लिए। अब आप इस एक्सप्रेशन को देख लें। स्टाफ ऑफ एस एंड existential quantifier b is a branch of b, and b dot branch number equals to s dot branch number and b dot city equals to London। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसका मतलब ये है कि हमें वो तमाम स्टाफ का बताओ जो लंदन वाली ब्रांच में काम करते हैं। This expression explains that there exists a branch tuple that has the same branch number as the branch number of the current staff tuple S, and it is located in London. Okay, next quantifier is universal quantifier, और इसको हम लोग for all वाले सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें देखें यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया है ब्रांच के साथ। फॉर ऑल ब्रांच सिटी नॉट इक्वल्स टू पेरिस। तो इस एग्जांपल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स फॉर ऑल ब्रांच टपल्स द एड्रेस इज नॉट इन द पेरिस। अगर इसी ही एग्जाम्पल को हम लोग रीराइट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर ऑल की जगह हम लोग एग्जिस्टेंशियल जो हमारा क्वांटिफायर है वो यूज कर लेंगे। बाकी आपकी कंडीशन वही है, और यहाँ पे हम लोग नॉट ऑपरेटर, नॉट का सिंबल यूज कर लेंगे, नेगेशन। और ये एक्सप्रेशन या कंडीशन क्या एक्सप्लेन कर रही है? इट मीन्स देयर आर नो ब्रांचेस विद एन एड्रेस इन पेरिस। Okay, next one is expressions and formula. सेंटेंसेस का अगर हम सीक्वेंस फॉलो ना करें तो उनकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती। इसी तरह हमारे जो फार्मूला हैं, अगर उनके अंदर जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है तो उनकी सेंस नहीं बनेगी। अगर हम
टपल रिलेशन कैलकुलस की बात करते हैं और उसके अंदर हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं इन जनरल फॉर्म में, तो उसे हम लोग इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप देखें ये लिखा हुआ है S1 डॉट A1 कॉमा S2 डॉट A2 अप टू SN डॉट AN सच दैट F ऑफ S1 कॉमा S2 कॉमा अप टू SM। करली ब्रेसेस में हम इसे क्लोज करेंगे और फिर हम लिखेंगे M that is greater than or equal to n। so what does it means? इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ये जो एक्सप्रेशन हमने पूरी कंडीशन लिखी है इसका मतलब ये है S1 S2 up to Sn Sm are tuple variables, each ai is an attribute of the relation over which Si ranges and f is a formula here. Okay, other one is well-formed formula. Keep in mind जो भी आपका फार्मूला बना होगा that will be composed of one or more atoms and atoms should have the following properties. And what kind of properties? There are three properties you can see here. First property is R of Si, where Si is a tuple variable and R is a relation. Second one is Si dot A1 theta Sj dot A2 and third one is Si dot A1 theta C. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको ये बताया गया है कि SI जो है वो आपके टपल वेरिएबल्स हैं किसके? रिलेशन R के। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है? सेकंड प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि AI is the attribute over which SI ranges and A2 is the attribute over which SJ ranges and theta could be any comparison operator. Comparison operators are less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to operator. In third property, AI is the attribute over which SI ranges and theta C किसी कांस्टेंट के साथ भी आप इसका कंपैरिजन कर सकेंगे। तो कांस्टेंट के लिए हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज C. Okay, how to build up these formula? As already I told you that an atom is a formula. If F1 and F2 both are formula, so their conjunction are F1 and F2 and their disjunction are F1 or F2 and the negation is negation F1 and negation F2. Negation means not operator. Here we use not operator. If f is a formula with free variable x, then there exists x of f and for all x of f, these both are formula here. Now we explain here tuple relational calculus with the help of following examples. First one is list the names of all managers who earn more than 25,000 पाउंड। तो इसके लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे S डॉट फर्स्ट नेम कॉमा S डॉट लास्ट नेम, यानी हम लोग टू एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात कर रहे हैं सच दैट स्टाफ ऑफ S एंड S डॉट पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर एंड S डॉट सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहे थे, हम लोग मैनेजर्स की बात कर रहे थे और वो मैनेजर्स जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिस्ट द स्टाफ हु मैनेज प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इन ग्लासगो। तो इसकी आप लोग एक्सप्रेशन देख सकते हैं एस सच दैट स्टाफ ऑफ एस एंड देयर एग्जिस्ट पी।
property for rent for P and P dot staff number equals to S dot staff number and P dot city equals to Glasgow। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टू रिलेशंस की बात हुई है, एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट की और एक स्टाफ की, और इसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है जहां पे वो वाला स्टाफ जिन्होंने ये दोनों कंडीशन फुलफिल की है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके ये चीज रिस्ट्रिक्ट करवा दी है, और दूसरी हमारी जो चीज थी वो उसके लिए सिटी हमने ग्लासगो यूज किया यहाँ पे, कि वो वाले स्टाफ जो मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज फॉर रेंट कौन से सिटी के लिए, ग्लासगो सिटी के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टाफ हु करंटली डू नॉट मैनेज एनी प्रॉपर्टीज। तो इस केस में क्या है, सेम ये वही कंडीशन है, और यहाँ पे हमने देखें यहाँ पे निगेशन यूज कर लिया, नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट, और अगर आप इसको रीनेम करके लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने देयर एग्जिस्ट की जगह आपने फॉर ऑल कर दिया, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से पहले आपने निगेशन यूज कर लिया, और यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन से पहले आपने निगेशन यूज कर लिया। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं वाइस वर्सा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, लिस्ट द नेम्स ऑफ क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट इन ग्लासगो। तो इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सी डॉट एफ नेम सी डॉट लास्ट नेम सच दैट क्लाइंट ऑफ सी एंड, और यहाँ पे आपने देयर एग्जिस्ट वी देयर एग्जिस्ट पी, ये आपका वी जो है ये आपका व्यूइंग रिलेशन है, और जो आपका पी है आपका प्रॉपर्टी फॉर रेंट का रिलेशन है। व्यूइंग ऑफ वी एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट ऑफ पी एंड सी डॉट क्लाइंट नंबर इक्वल्स टू वी डॉट क्लाइंट नंबर एंड वी डॉट प्रॉपर्टी नंबर इक्वल्स टू पी डॉट प्रॉपर्टी नंबर एंड पी डॉट सिटी इक्वल्स टू ग्लासगो। तो इस एग्जांपल में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमें उन क्लाइंट्स की डिटेल चाहिए जिन्होंने प्रॉपर्टी व्यू की है कौन सी सिटी की, ग्लासगो सिटी की। तो उन तमाम क्लाइंट्स के नेम आपको इस एक्सप्रेशन के थ्रू शो हो जाएंगे। ये सारी एग्जांपल बुक के अंदर मौजूद हैं, आप बुक को विजिट करें, बुक को देखें, और बाकी एग्जांपल्स भी आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टीज फॉर रेंट। तो इसको हम इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बी डॉट सिटी सच दैट ब्रांच ऑफ बी एंड देयर एग्जिस्ट पी प्रॉपर्टी फॉर रेंट ऑफ पी एंड बी डॉट सिटी इक्वल्स टू पी डॉट सिटी। और यहाँ पे देखें हम लोग नॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि वो वाली सिटीज वेयर देयर इज ए ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज कर लेंगे, निगेशन साइन। इस तरह लास्ट एग्जांपल देखें, लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगी है, एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ऊपर वाली एक्सप्रेशन ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या था, नो प्रॉपर्टीज फॉर रेंट। तो यहाँ पे भी देखें आपकी सेम वही एक्सप्रेशन लिखी है, वही है, जस्ट आपने यहाँ पे निगेशन साइन यूज किया था, लेकिन यहाँ पे आपने निगेशन साइन यूज नहीं करना। होप सो ये जितनी एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन की हैं इसके थ्रू आपको टपल रिलेशन कैलकुलस क्लियर हो चुका होगा। बाकी एग्जांपल्स आप बुक से देख सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस करें, और आप बाद में मेरे साथ क्वेश्चनिंग के थ्रू ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं।